वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति का यहाँ एक सीन दिया गया है जिससे मानते हैं कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। वो है 14 जुलाई 1789 की सुबह। पेरिस नगर में आतंक का माहौल था और जो पेरिस नगर था वहां पर जो बास्तील का किला था उसमें लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे। उसके बाहर औरतें और आदमी इकट्ठा हो गए थे और विरोध कर रहे थे और अंत में वो किला तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और वहां जहां गोला बारूद रखा होता है उस कैबिन को तोड़ के उसे लूट लेते हैं और भारी तबाही करते हैं। उस पूरे किले को नस्तानाबूद कर देते हैं और वहां पर जो कैदी थे उनको रिहा कर देते हैं। इन सब विद्रोह का कारण वहां का जो कमांडर था उसकी भी वो भी मारा जाता है और कैदी छुड़ा लिए जाते हैं, क्योंकि ये किला जो था, बास्तील का किला जो था, वो सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। कौन से सम्राट? फ्रांसीसी सम्राट। फ्रांसीसी सम्राट उस समय कौन था? लुई 14वां। तो उनकी जो बहुत सारी ऐसी नीतियां थी जिसकी वजह से वहां की जनता बहुत ज्यादा नाराज थी, भड़की हुई थी, क्योंकि उन्होंने महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ा दी थी, कर इतने ज्यादा बढ़ा दिए थे कि लोग बिना खाए मर रहे थे और पाव रोटियों के दाम बढ़ गए थे। यानी कि रोटी तक का दाम, पाव रोटी वहां का मुख्य भोजन था, उसका भी दाम बढ़ गया था। लोगों को खाने तक के लिए नहीं था, तो मरना तो है ही। इसलिए उन लोगों ने विद्रोह कर दिया और वहां पर किले को घेर कर, पूरा तोड़ फोड़ कर, पूरा नस्तानाबूद कर दिया। यहां से माना जाता है कि फ्रांस की जनता भड़क गई थी, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब आगे हम ये पढ़ेंगे कि कैसे फ्रांस का समाज था और कैसे कैसे परिस्थितियां बदली और लोगों ने क्रांति की। ओके स्टूडेंट्स, तो पाठ कहाँ से शुरू होता है, बात कहाँ से, कहानी कहाँ से शुरू होती है? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। पहले हम ये जानेंगे कि वो समाज कैसा था, वहां की संरचना कैसी थी और धीरे धीरे उसमें क्या बदलाव हुए और कैसे ये बात खून खराबे तक, मरने मारने तक पहुंच गई, यानी कि क्रांति तक पहुंच गई। तो वहां पर यानी कि फ्रांसीसी समाज में 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पे आसीन था। जैसे हमारे भारत में बहुत सारे राजा हुआ करते थे और उनका राजवंश, जैसे मौर्य राजवंश, पाल राजवंश और मुगल राजवंश, तो इस तरह से जो है फ्रांस में भी कई राजवंश हुआ करते थे, जिनमें से उस समय किस राजवंश का राजा बैठा हुआ था? बुर्बो राजवंश का लुई 16। लुई 16 का क्या मतलब? पहले लोग एक ही नाम को पीढ़ी दर पीढ़ी यूज करते थे, उसके आगे नंबरिंग कर देते थे। इसी तरह से ये लुई 16 है, 16वें है, ठीक है, इस राजवंश के। तो उनकी उम्र केवल 20 साल थी और जिस वक्त वो उस गद्दी पर बैठे थे उस वक्त जो है फ्रांस का जो राजकोष था वो लगभग खाली हो गया था। क्यों खाली हो गया था? क्योंकि लंबे समय से युद्ध चल रहे थे और युद्धों में फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। उसके बाद जो है वहां पर जो विशाल महल था और राज दरबार की शानो शौकत थी, इसमें जो फिजूल खर्ची होती थी उस खर्चे में बिल्कुल कमी नहीं की जाती थी। इस वजह से भी उनका जो है उनके पास जो कोष में पैसे थे वो कम हो गए थे। और तीसरी वजह क्या थी कि जो फ्रांस था उसके पास बहुत ताकत आ गई थी। जैसे पढ़ाई हमने, ऐसे ही ब्रिटेन ने जैसे हमारे ऊपर जो है हमें गुलाम बनाया हुआ था, ऐसे ही इन लोगों ने अमेरिका के ऊपर भी जो है अपना उपनिवेश स्थापित किया हुआ था। ठीक है, किसने? फ्रांस ने और ब्रिटेन ने। आपने अपने भारतीय इतिहास में भी पढ़ा ही होगा, पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में इतना तो आपने पढ़ा ही होगा कि भारत पे फ्रांस के भी लोग आए थे, है ना। फ्रांस की भी कंपनी आई थी, फ्रांस के भी लोग चाहते थे हम यहाँ पर अपना उपनिवेश स्थापित कर लें, और ब्रिटेन के भी, लेकिन फ्रांसीसी कमजोर पड़ गए और ब्रिटेन वालों ने हमारे ऊपर शासन किया। ऐसे ही फ्रांस जो है अमेरिका के ऊपर भी अपना शासन करना चाहता था, लेकिन ब्रिटेन ने उसे भगा दिया वहां से। अब क्या हुआ कि फ्रांस जो है वो भड़क गया, उसने सोचा हम नहीं खाएंगे तो तुम्हें भी नहीं खाने देंगे। तो उसने अमेरिका की मदद करने लगी, अमेरिका के लोगों की मदद की ब्रिटेन के खिलाफ कि तुम इनसे आजादी ले लो, हम तुम्हें सारे संसाधन देंगे। अब अगर आप मदद कर रहे हो किसी की तो आपके ऊपर वित्तीय बोझ तो बढ़ेगा ही भाई। आप उसे पैसा दोगे, सैनिक दोगे और बारूद जो भी असल है उसे खरीदने के लिए पैसा दोगे, है ना। तो इन सब चीजों के लिए आपके ऊपर वित्तीय बोझ तो बढ़ना ही है, आपका राजकोष तो खाली होना ही है। तो ये सारे पहले से ही जो है फ्रांस के ऊपर पहले से इन फिजूल खर्ची की वजह से, युद्ध के चलते जो उसने खर्च किए थे उसकी वजह से उसके ऊपर कर्ज था, है। और जब उसने 2 अरब लिब्रे फ्रांस की करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ की करेंसी क्या है? रुपया, वैसे वहां की करेंसी लिब्रे है। तो इसकी वजह से 2 अरब का तो कर्ज था ही। उसके बाद भी जो है
युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे के से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया। ठीक है, अब क्या हुआ सोचिए, 10 अरब का और कर्ज और 2 अरब का पहले से ही था, और जो कर्जदाता थे वो 10% ब्याज के साथ मांग करने लगे कि हमारा पैसा हमें वापस करो। अब ये पैसा आएगा कहाँ से? ये पैसा आता था जो फ्रांस की सबसे निम्न वर्ग की जनता थी, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। उस टैक्स से राजा कमाता था और अपना कर्जा देता था। अब उसे ज्यादा पैसे चाहिए तो वो ज्यादा टैक्स लगाएगा। अच्छा, अब हम समाज देख लेते हैं। जो फ्रांस का समाज था वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। स्टेट्स क्या है? स्तर। ठीक है, ये वहां की भाषा में स्टेट बोलते हैं, इसका मतलब है स्तर। फ्रांस में 3 स्तर हुआ करते थे, यानी कि 3 स्टेट हुआ करते थे। प्रथम स्टेट में कौन होता था? पादरी वर्ग। पादरी जैसे कि धर्मगुरु जो होते हैं, जैसे हिंदुओं के धर्मगुरु ब्राह्मण होते हैं, मुस्लिमों में खलीफा होते हैं, वैसे ही क्रिश्चियंस में कौन होते हैं? पादरी होते हैं, धर्मगुरु। तो धर्मगुरु को हमेशा से ऊपर का स्थान दिया गया है। भाई ये धार्मिक गुरु है, ये हमें सद्मार्ग दिखाते हैं, तो लोगों ने हमेशा से उनको ऊपर का स्थान दिया। लेकिन कुछ हर कोई अच्छा नहीं होता, कुछ लोग निरंकुश हो जाते हैं शक्तियां पाने के बाद। तो प्रथम स्टेट में कौन आता था? पादरी वर्ग। और द्वितीय स्टेट में कौन आता था? उनके नीचे कौन आते थे? कुलीन वर्ग। कुलीन यानी कि जो अमीर लोग होते थे। ठीक है, जो अमीर होता था, जिसके पास पैसा होता था, उसी को कुलीन कहा जाता था। ठीक। अच्छा, तीसरे स्टेट में कौन आता था? थर्ड पार्टी कौन होता था? बड़े बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी और वकील। अब तृतीय स्टेट में भी आप 3 बॉक्सेस देख रहे हैं, यानी 3 लेयर हुआ करती थी। जो ऊपर का सबसे मतलब तृतीय स्टेट में सबसे ऊपर कौन होते थे? बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी और वकील। अच्छा, उनसे नीचे किसान और कारीगर, और उनसे नीचे छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। तो इन तीनों में तो कर कौन देता था? ये तीसरे स्टेट वाले लोग देते थे। अब पादरी वर्ग कर नहीं देता था, ना कुलीन वर्ग, जिनके पास बहुत सारी संपत्ति थी वो भी नहीं देते थे, वो अपनी लग्जरी लाइफ बिताते थे। और कर टैक्स कौन देता था? देश को चलाने की जिम्मेदारी किस पे थी? तृतीय स्टेट पे, जो ऑलरेडी गरीब थे। ठीक है, जो जिनके पास ऑलरेडी खाने को नहीं है। इसमें देखिए, आप देख रहे छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर भी है, नौकर भी है, उनसे टैक्स लिया जाता था। ठीक है, तो क्या होता था, जब टैक्स बढ़ाया जाने लगा तो किसके ऊपर, किस चीज के लिए? नियमित खर्चों, जैसे सेना के रख रखाव, दरबार, सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने कर में वृद्धि कर दी और करों को इन्हीं लोगों के ऊपर थोप दिया गया जो पहले से ही गरीब थे। अब क्या हुआ कि जब वो पहले से ही गरीब है, उनको खाने के लिए दिक्कत हो रही है, आप उनके ऊपर और ज्यादा कर थोप दोगे। और इनकी आबादी देखो, जो कुलीन वर्ग थे इनकी आबादी 10% ही थी। ठीक है, और जो बाकी 90% थे वो किसान ही थे, 90% किसान थे। लेकिन जमीन के मालिक कौन थे? कुलीन वर्ग के लोग। कुलीन वर्गों ने बहुत सारी जमीन ऑक्यूपाई कर रखी थी, यानी मेहनत करते थे किसान। ठीक है, लेकिन उसका फायदा कौन लेता था? कुलीन वर्ग। और इससे क्या, अब जो टैक्स था वो कौन कौन लगाता था? प्रथम 2 स्टेट्स यानी कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त थे जन्म के आधार पर। अब जिसने पादरी वर्ग में उनके परिवार में जन्म लिया वो फर्स्ट स्टेट में चला जाता था, जिसने कुलीन वर्ग में जन्म लिया वो उसी स्टेट में चला गया। ठीक, अब इन्हें कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त थे, टैक्स भी नहीं देना था, ऊपर से ये टैक्स और लेते भी थे, यानी पादरी भी टैक्स लेते थे, राजा भी टैक्स लेता था और कुलीन वर्ग भी टैक्स लेता था। कौन कौन से? जैसे कि इन्हें कर से छूट थी, कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती अधिकार प्राप्त थे। सामंती विशेषाधिकार कैसे? कि सामंती कर वसूला करते थे। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर और खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना, सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि काम करने के लिए बाध्य था। उसे ये काम करने ही करने थे, जो किसान था, जो गरीब आदमी था। चर्च क्या था? किसानों से कौन सा कर लेता था? टाइद नाम का टैक्स। टाइद क्या था? धार्मिक कर था। भाई वो ये कहते थे कि हम आपको धर्म कर्म के रास्ते पे चला रहे हैं, आपके धार्मिक कर्मकांड कर रहे हैं, धर्म से, ईश्वर से हम आपकी रक्षा के लिए बात करते हैं, इसके लिए आप हमें टैक्स दीजिए। ठीक। और दूसरा क्या था? तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो चुकाना ही होता था टैक्स। इन करों को क्या बोलते थे? टाइल। जो वो सरकार को टैक्स देते थे, प्रत्यक्ष कर, उसको टाइल बोलते थे। और अनेक अप्रत्यक्ष कर थे, जैसे नमक और तंबाकू जैसी जो रोजाना उपभोग की चीजें हैं उन पर भी टैक्स लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता उठाती थी। अब जीने का संघर्ष, यानी कि अब देखिए वहां की जनता कैसे संघर्ष कर रही थी। पहले क्या था? 1715 तक आबादी 2.3 करोड़ थी, लेकिन 1789 आते आते 2.8 करोड़ हो गई। अब इसकी वजह से अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी बढ़ गई। जितना अनाज उगाया नहीं जाता था उससे ज्यादा तो जनता बढ़ गई, यानी कि उपभोग करने वाले बढ़ गए। तो
तो इसलिए जो अनाज की कमी हो गई और मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि कर दी गई। यानी कि वहां का मुख्य खाद्य, जैसे जिससे हम लोग रोटी खाते हैं, वहां पाव रोटी खाई जाती थी, उसकी कीमत बढ़ा दी गई, मुख्य खाद्य पदार्थ। ठीक है। और मजदूरी मालिक तय किया करते थे। जो कामगार कारखानों में लोग मजदूरी करते थे, उन मजदूरों को कितना पैसा दिया जाना है, ये उनके मालिक तय करते थे। और मजदूरी बढ़ाते भी नहीं थे, जितनी महंगाई थी उतनी मजदूरी देते भी नहीं थे। यानी मजदूर उतना कमा ही नहीं पाते थे कि वो खाने भर को भी खरीद सके। ठीक है, खाने भर का भी अफोर्ड कर सके। फलस्वरूप अमीर और गरीब के बीच खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो गई जब सूखा पड़ गया। ओले के प्रकोप से पैदावार ही खराब हो गई। मतलब जब तक पैदा हो रहा था, चलो उम्मीद तो थी कि खाने को अनाज है, भले ही कम या ज्यादा, लेकिन सूखा पड़ गया, ओला गिर गया, बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई, तो जो फसल थी वो भी नष्ट हो गई। अब जब फसल नष्ट हो गई तो रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया, जिसे जीविका का संकट कहते हैं। जीविका का संकट यानी कि जीविका यानी जो जीवन जीने के लिए जो निम्नतम साधन चाहिए, अरे कम से कम खाना तो चाहिए, कपड़ा तो चाहिए, शेल्टर तो चाहिए, इतना तो चाहिए ही चाहिए, रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही इंसान को जिंदा रहने के लिए, वो भी कम पड़ने लगता है तो उसको कहते हैं जीविका का संकट। यानी कि लोगों के मरने की स्थिति आने लगी। ठीक है। अब क्या हुआ, उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। अब क्या है, अब यहाँ पर देख रहे हो आप, एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है। जैसे फसल है वो खराब हो गई, उससे क्या होता है कि अब खाने को कुछ भी नहीं है, अनाज खत्म होने लगा, सब कुछ। अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है। और इसके बाद क्या आ गया, बीच में कोई और महामारी फैल गई या कोई और बीमारी संकट आ गया, तो उससे क्या होता है, लोग एकदम मरने की कंडीशन पर आ जाते हैं। अच्छा, उभरते मध्य वर्ग ने मध्य वर्ग कहाँ से आया, मध्य वर्ग आया जैसे कि जो तीसरे स्टेट के लोग थे, उसमें जो बड़े आपने देखा बड़े किसान हैं, बड़े उद्योगपति हैं, हाँ, तो उन्होंने क्या किया, जो उस समय की डिमांड थी, जैसे उस समय क्या था, रेशमी वस्त्र की डिमांड थी, ऊनी वस्त्र की डिमांड थी, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी, उनके उस फील्ड में उन्होंने अपने उद्योग धंधे स्थापित किए, बाहर से आयात निर्यात किए। तो इस तरह से क्या हुआ कि उन्होंने कुछ पैसा कमा लिया, जिससे कि वो थोड़ा सा अमीरों की कैटेगरी में आ गए। मतलब कुलीन वर्ग में तो नहीं गए, लेकिन वो थोड़ा सा रिच हो गए, अमीर हो गए। यानी कि वो बहुत ज्यादा गरीब नहीं थे कि एकदम रोजी रोटी नहीं है उनकी, खाने को नहीं है, या खाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि पाव रोटी भर का कमा ले, और इतने अमीर भी नहीं थे कि वो कुलीन वर्ग में चले जाएं, तो वो आ जाते हैं मध्य वर्ग में। अब जो ये मध्य वर्ग था, क्योंकि ये गरीब ही तो था, तृतीय स्टेट से ही तो आया था, इसलिए ये उनकी भावनाएं समझता था। ठीक है। और अभी ये कुलीन वर्ग में नहीं गया है, यानी पूरी तरह से ऊपर नहीं गया, तो इसके ऊपर भी प्रेशर है। तो अब ये लोग ही समझ पाए, ये पढ़े लिखे थे, इन लोगों ने ये समझा कि हमें कुछ ऐसे अधिकार मिलने चाहिए कि हमारी जो है ऐसे ही हमारी जिंदगी न बीते, या हमारी आगे वाली पीढ़ी जो है वो इस तरह से खाए बिना न मरे। तो हमें कुछ समाज में परिवर्तन लाने चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने ही विशेषाधिकार के अंत की कल्पना की। उन्होंने ये कल्पना की कि जो जन्म, जैसे कोई राजा के परिवार में पैदा हो गया तो वो उसका राजा बनना फिक्स हो गया, चाहे वो जैसा भी हो, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कुलीन वर्ग में पैदा हो गया उसको विशेषाधिकार प्राप्त हो गया कि अब वो दूसरों के ऊपर शासन करे, और जो गरीब के घर में पैदा हो गया उसको क्या है, गुलामी ही करनी है, चाहे उसके अंदर कितनी ही प्रतिभा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जन्म के आधार पे अधिकार नहीं मिलना चाहिए, प्रतिभा के आधार पे अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा क्या 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारी व्यापार, ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित कर ली। उससे क्या हुआ कि तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे। इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। जो सामाजिक उसकी हैसियत है, उसका आधार उसकी योग्यता होना चाहिए कि वो समाज में क्या है, क्या उसको पद मिलेगा, ये उसकी योग्यता के आधार पर, ना कि जन्म के आधार पर तय होना चाहिए। उसकी योग्यता के आधार पर तय होना चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों, समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। ठीक है।
उस समय दार्शनिक थे, विचारक थे, उन्होंने ये बताया कि सबको समान अवसर मिलने चाहिए, जितने भी नागरिक है सबको समान अवसर मिलने चाहिए। अगर कोई प्रशासनिक पद है तो, कोई उच्च पद है तो उसके लिए जो योग्य लगे, उस पद के हिसाब से जिसके अंदर योग्यता लगे उसे वो पद मिलना चाहिए, ना कि क्यों कि वो एक विशेष परिवार में पैदा हुआ है इसलिए उसको यहाँ लाके बिठा दीजिए कि अब उसके पास अधिकार है नीचे के 40-50 हजार लोगों के ऊपर शासन करने का। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या था, उसी बीच अमेरिका अपने जो है अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था, तो वहां जब उसे आजादी मिली तो उसने यही सारा रोल मॉडल, यही ऐसा ही संविधान, अमेरिका संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। यानी जब अमेरिका आजाद हुआ तो उसने भी यही मॉडल अपनाया था प्रजातंत्र वाला, कि जनप्रतिनिधि हो और वो ही योग्य लोगों को चुने और योग्य लोग ही शासन चलाएं। सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन हो। ठीक है, तो ये जब अमेरिका में ये सब चीजें हुई उससे और प्रेरणा मिली लोगों को। ठीक है, तो लोग क्या करते थे, जगह जगह पर जहां जैसे कॉफी हाउस हुआ, सैलून हुआ, वहां पर आपस में बहस करते थे, इन चीजों पे विचार विमर्श करते थे, पेपर छपते थे, उनके टेम्पलेट्स छपते थे, बुक छपती थी, अखबार के माध्यम से लोग अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते थे। उसी बीच ये खबर आई कि लुई 16 जो है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाया जाएगा, और फिर से लोगों का क्या हो गया, गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया कि पहले से ही हम इतना टैक्स दे रहे हैं, पहले से ही हम इतने भुखमरी के शिकार हैं और ज्यादा टैक्स नहीं दे सकते तो नहीं दे सकते। अब जैसे ही टैक्स की खबर आई क्रांति भड़क गई। ठीक है, पिछले भाग में आपने ये देखा कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ाए थे, है ना, उसकी क्या दिक्कतें थी, लेकिन उसकी कर बढ़ाने की वजह से जनता में विद्रोह आ गया। अब क्या हुआ कि लुई 16 को ये लगा कि वो ऐसे मनमानी ढंग से कर नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। तो ऐसे ही वहां पर ये रूल था फ्रांस में कि ऐसे ही राजा अपने मन से नहीं कर लगा सकता था, उसके लिए उसे एक असेंबली बुलानी पड़ती थी, उन लोगों से डिस्कस करके ये मतलब बताना पड़ता था उन्हें कि हम ये कर लगाएंगे, फिर डिस्कस करना पड़ता था। हालांकि अंततः फैसला राजा के ही हाथ में होता था, लेकिन ये औपचारिकता उसे निभानी पड़ती थी। वैसा ही लुई 16 ने भी किया। ठीक है, राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था, इसके लिए उसे एस्टेट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। ठीक है, एस्टेट जनरल के एक राजनीतिक संस्था, एस्टेट जनरल क्या था, एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट के अपने अपने प्रतिनिधि होते थे। ठीक है, तो लुई जनरल ने भी 5 मई 1789 को ये बैठक बुलाई। उसमें तीनों स्टेट के प्रतिनिधि थे, यानी 300 प्रतिनिधि तो फर्स्ट और सेकंड से थे, पहले और दूसरे स्टेट से 300 प्रतिनिधि थे, और थर्ड स्टेट जिसमें 90% लोग रहते हैं उससे 600 प्रतिनिधि आए। और जो 300 प्रतिनिधि थे वो तो आगे सामने की कतारों में बैठे थे, और जो तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि थे वो पीछे खड़े थे। और किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश ही वर्जित था। उसमें जो लोग गए भी थे तीसरे स्टेट से वो समृद्ध और शिक्षित वर्ग के लोग थे। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने अपनी 40,000 पत्रों के जो मिले थे, जो तीसरे स्टेट के लोग थे, उन्होंने पत्र लिख लिख के अपनी मांगे रखी थी कि हमारी ये डिमांड है, हमारी ये मांग वहां रखी जाए, उसकी एक सूची बना ली थी। ठीक है, अब एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, प्रत्येक वर्ग को, यानी कि ऊपर का वर्ग एक मत देगा, बीच का, और क्योंकि अब प्रतिनिधि तीसरी स्टेट में बहुत ज्यादा थे तो उन्होंने ये कहा कि एक मत नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करा जाएगा। तो तीसरे स्टेट के लोग क्या थे, भड़क गए और वो बाहर आ गए और उन्होंने विरोध किया इसका। ठीक है, कि ये बिल्कुल गलत बात है कि हमारी संख्या इतनी ज्यादा है और आप हमसे एक ही वोट ले रहे हो, तो इस तरह से हम अपनी कैसे बात रख पाएंगे, हमें ये मंजूर नहीं है, ये कोई लोकतंत्र नहीं है। ठीक, हम अपना खुद ही, ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किसको, कि हर प्रतिनिधि को, तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान किया जाए और प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार हो। और ये जो अधिकार है, ये जो मांग है, ये लोकतांत्रिक सिद्धांत है ना। ऐसा रूसो ने भी अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, लेकिन इसको अस्वीकार कर दिया गया। जब अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध करते हुए सभा से बाहर चले आए।
कि भाई जब आपको हमारी बात सुननी ही नहीं है, हमारे वोटिंग की कोई मतलब ही नहीं है, तो हम यहाँ क्यों भीड़ बढ़ाने के लिए इकट्ठा हो। तो वो लोग बाहर चले आए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे, रिप्रेजेंटेटिव मानते थे, है ना, क्योंकि उनकी जनसंख्या भी बहुत ज्यादा थी, 90% लोगों के प्रतिनिधि थे वो। ठीक है, तो 20 जून को ये प्रतिनिधि वारसाय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा होते हैं। वहां अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं और सम्राट की शक्तियों को कम करने वाले सिद्धांत को तैयार करने का निर्णय लेते हैं कि जब तक ऐसा संविधान हम नहीं बना लेंगे जिससे सम्राट की शक्तियां कम हो, तब तक ये असेंबली भंग नहीं होगी। इसका नेतृत्व किया मिराबियो और आबे सिए ने। मिराबियो कौन थे? मिराबियो कुलीन परिवार से थे, लेकिन ये सामंती विशेषाधिकारों के विरोध में थे। और आबे सिए कौन थे? ये पादरी वर्ग से थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त था, पूरा फ्रांस में आंदोलन हो रहा था और कड़ाके की ठंड पड़ने की वजह से फसल नष्ट हो गई। फसल नष्ट होने की वजह से पाव रोटी की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई और जो बेकरी मालिक थे उन्होंने सोचा कि अब अगर हम ये पाव रोटी रोक लेते हैं तो इन्हें महंगे से महंगे दामों में बेचेंगे। ठीक है, जिससे बोलते हैं जमाखोरी। ठीक, तो अब क्या है, लोगों को बहुत ज्यादा अब भूख लगी है, खाने को नहीं है, तो आदमी क्या करेगा? लड़ेगा ही। जो औरतें थी वो अपने बच्चों को लेकर वो बेचारे भूखे हैं, रो रहे हैं, तो माएं जो थी वो इतना गुस्सा आ गई कि वो बेकरी की दुकानों को जो है घुस के उसको तोड़ फोड़ करके उसको लूट लिया। ठीक है, और 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोल दिया, उसे नेस्ता नाबूद कर दिया, जो कि हमने पहले चैप्टर के पहले एक सीन पूरा पढ़ा था, उसी का यहाँ जिक्र किया जा रहा है। अब देहाती इलाकों में, गांव में ये अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठायत और लुटेरे बुलाए हैं जो हमारी फसलों को लूट लेंगे। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया, अन्न भंडार लूट लिए, लगान संबंधी जो उनके दस्तावेज थे जिसपे लिखा हुआ था फलाने को इतना देना, फलाने को इतना देना, वो सब जला के राख कर दिए। और कुलीन बड़ी, अब जब इतना विद्रोह हो गया, किसान इतना भड़क गए हैं, हाथ में कुदाल लिए हुए हैं, हथियार लिए हुए हैं, तो जो अमीर लोग थे वो छोड़ छोड़ के भाग गए, कई लोग तो विदेश भाग गए। ठीक है, अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान लगा के लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। जब लुई 16 को ये लगा कि अब हमारे बस का नहीं है, अब ये जनता बिल्कुल भड़क चुकी है, तो उन्होंने जो नेशनल असेंबली बनी हुई थी तृतीय स्टेट के लोगों द्वारा, उसको मान्यता दे दी। उन्होंने ये कहा ठीक है भाई, हम आपकी बात मानते हैं, हम आपको मान्यता देते हैं, आइए बैठिए, हम लोग बात करेंगे और हम रास्ता निकालेंगे कि आप क्या चाहते हैं और क्या हो सकता है वर्तमान परिस्थिति में। ठीक है, और उन्होंने ये मान लिया कि ठीक है, आप जो संविधान बना रहे हैं उसी के हिसाब से यहाँ शासन चलेगा। और उन्होंने पादरी वर्ग के लोगों के भी विशेषाधिकार खत्म कर दिए कि भाई जो पादरी है उनके पास जो विशेषाधिकार है वो भी हम नहीं मानेंगे, और जो कुलीन वर्ग है उनके पास जो है वो भी नहीं माना जाएगा, और धार्मिक कर भी नहीं दिया जाएगा, और चर्च ने जो जमीन हड़प रखी है उसको भी फ्री कर दिया जाए। जो जमीन उनके पास, जब वो काम नहीं करते तो जमीन उनकी कैसे हुई? काम करता है किसान, तो जमीन तो किसान की होनी चाहिए, वो काम भी करे, टैक्स भी दे, ये तो गलत बात है ना। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिवरे की संपत्ति जो है वो सरकार के हाथ में चली गई। सरकार किसकी बन गई थी? नेशनल असेंबली की। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब फ्रांस में संविधान लागू हो गया और संवैधानिक राजतंत्र बन गया। वहां किसका शासन होगा? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया, संविधान पूरी तरह से बना लिया। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। जो शासक जो थे वो निरंकुश हो गए थे, उनकी शक्तियों को सीमित कर दिया जाए। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने की बजाय इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, जैसे विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका हो गई, ये तीनों अलग अलग विभाजित करके और काम को डिवाइड कर दिया जाए। जैसे यहाँ आप फ्लो चार्ट देख रहे हैं, ये पूरा कैसे वहां की राजतंत्र था फ्रांस का, ये उसको दिखाता है। इसमें क्या है? न्यायपालिका है जिसमें न्यायाधीश होता है, और वो न्यायाधीश कहाँ से आया है? सक्रिय नागरिकों से वोटिंग के द्वारा यहाँ न्यायाधीश चुना गया है। अच्छा, सक्रिय नागरिक कौन थे? जिन्हें मताधिकार प्राप्त थे। अभी भी पूरी जनता को मताधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, जिनको मताधिकार प्राप्त था उनको सक्रिय नागरिक कहते थे, जो कि 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख ही लोग थे। ये कौन से लोग थे? जो बुद्धिजीवी थे, शिक्षित वर्ग के लोग थे, अमीर लोग थे, तृतीय स्टेट के, है ना, जो
3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देते थे, है ना। जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन था जिनका समाज में, उन्हें ही सक्रिय नागरिक कहा गया, उन्हें ही वोटिंग का अधिकार दिया गया। बाकी जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं और ऐसे पुरुष हैं और 25 वर्ष से कम के व्यक्ति हैं जो कि मतलब बहुत गरीब हैं, जो इनका इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है समाज में, उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था। कार्यपालिका में कौन था? सम्राट थे और मंत्री थे, लेकिन इनके ऊपर नियंत्रण किसका होता था? विधायिका का, नेशनल असेंबली का, जिसके 745 सदस्य होते थे। और ये 745 सदस्य कहाँ से आते थे? इनको निर्वाचक चुनते थे 50,000 पुरुषों के, जो पुरुष चुने जाते थे 2.8, जो ये 40 लाख की जनता है इसमें से 50,000 लोग ऐसे चुने जाते थे जिन्हें वोटिंग करके विधायिका नेशनल असेंबली चुननी है, ठीक है। 745। अब यही लोग इन दोनों के ऊपर नियंत्रण रखते थे, सम्राट के ऊपर भी और मंत्रियों के ऊपर भी। उनसे काम करवाते थे कि कैसे क्या काम होना है, ठीक है। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू होता है कि अधिकार पुरुषों को, नागरिकों को कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन सी अधिकार नहीं दिए गए हैं। जीवन का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, कानून के सामने बराबरी का अधिकार है, नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकार के रूप में माना जाता है कि भाई उनको जीने का अधिकार होना चाहिए। जीने का अधिकार में मतलब जो चीजें नैसर्गिक हैं जीवन के लिए वो उन्हें मिलनी ही चाहिए। वो उन चीजों में महंगाई नहीं लानी चाहिए ताकि वो जीवन तो बिता सके, जिंदा तो रह सके। उसके बाद अभिव्यक्ति का, अपनी भावनाएं कह सके, उन्हें क्या अच्छा क्या बुरा लग रहा है उस चीजों को कहने का अधिकार हो। और कानून के सामने सब बराबर हो, चाहे वो कुलीन वर्ग हो, चाहे पादरी वर्ग हो, चाहे राजतंत्र का हो, चाहे छोटा किसान हो, सब कानून के सामने बराबर है। ये उनके नैसर्गिक अधिकार है। यहाँ जो है बहुत सारे आपको प्रतीक दिए हुए हैं, राजनीतिक प्रतीक हैं जिनका अलग अलग अर्थ है। जैसे कि ये एक जंजीर है टूटी हुई है, ये जंजीर जिसमें दासों को बांधा जाता था और टूटने का मतलब स्वतंत्रता। ये ऐसी लाल कलर की टोपी है जो दास जो है जब मुक्त हो जाते थे तब वो पहनते थे, तो ये भी स्वतंत्रता का प्रतीक है। नीला, सफेद और लाल रंग जो है फ्रांस का राष्ट्रीय रंग घोषित किया गया था। पंख वाली एक महिला है जो कानून का प्रतीक थी और ये कानून सबके लिए समान है, उसकी नजर में सब समान है। एक रिंग की तरह सांप है जो कि समानता का प्रतीक है, ठीक है। अंगूठी जैसा बना हुआ जिसमें कोई भी और छोर नहीं, अंत और वो नहीं है, शुरुआत नहीं है, यानी कि सब बराबर है। राजदंड है जो कि शाही सत्ता का प्रतीक है। यहाँ क्या है? त्रिभुज में एक आंख बनी है, रोशनी निकल रही है, तो सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। जो आंख है ये आंख खुल गई यानी ज्ञान का प्रतीक है और सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा रही हैं। ये तीर का पूरा बंडल बना हुआ है जो एकता का प्रतीक है, ठीक है। इस तरह से कई प्रतीक यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस पूरे पार्ट में हमने देखा कि फ्रांस में क्या व्यवस्था थी, फ्रांस में किस राजा का शासन था, कैसे फ्रांस की जनता ने राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र की स्थापना की और लोकतंत्र की क्या व्यवस्था थी, संवैधानिक राजतंत्र फ्रांस का कैसा था। ओके, आगे हम पढ़ेंगे कि और फ्रांस में और लोगों की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन और हुए। ओके स्टूडेंट्स।